है उधर वो चल रहा है ना यूट्यूब पे, यहाँ पे चल रहा है ना लाइव में। मैनेजमेंट पढ़ना है ना? यस सर। चलिए, कल वाले में प्री एक्लेम्सिया का क्या क्या हो गया था? डेफिनेशन हो गया था 140 यस बाई सर। 90 mm ऑफ एच जी, 140 बटा 90, 90। या फिर इससे अधिक, तो अधिक में कितना? 160 बटा 110 140। से नीचे, 110। हाँ सर, हाँ सर, 160 से 110। है ना? तो अभी देखो प्री एक्लेम्सिया में दो कंडीशन होती है, यहाँ पे पढ़ के गई थी कि माइल्ड और सीवियर, है ना? माइल्ड और सीवियर। तो 140 बटा 90 से 160 बटा 110 ये कौन से में आएगा? माइल्ड में। 140 बटा 90 से ऊपर रहेगा ब्लड प्रेशर, और 160 बटा 110 से नीचे। और सीवियर में क्या कंडीशन हो जाता है? 160 बटे 110 से ऊपर चला जाता है ब्लड प्रेशर। साउंड आ रहा है ना सबको? साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहे सर। कोई बोल रहा नहीं है, समझ में नहीं सर पता चल एक रहा है। एक आवाज पीछे से आ रहा है, पता नहीं कैसे। यूट्यूब चालू की है क्या? यूट्यूब ओपन नहीं ना देख रही है, इसीलिए पीछे से आवाज आ रहा है। यूट्यूब बंद कर दो, इस पे पढ़ रही हो तो यूट्यूब बंद कर दो। अच्छा, यूट्यूब भी चालू कर ली हो, इधर भी पढ़ रही हो? हम भी देखे थे सर। नहीं सर, लिंक आया था तो खोले थे यार। चलिए, प्रोटीन यूरिया वाला ये सब तो बता ही दिए थे। एडिमा रहता है, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा आती है। ये प्री एक्लेम्सिया का 3 कंडीशन है: ब्लड प्रेशर हाई रहना, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा आना, और बॉडी पे सूजन रहती है। अब जिसके वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है उसके वजह से सर दर्द होता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है जिसके वजह से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है। पेट वगैरह में दर्द, लीवर वगैरह में नेक्रोसिस होना, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, सब कल पढ़ के आए थे। राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। रेटिना में ब्लीडिंग होता है, रेटिनल हेमरेज हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस और हेल्प सिंड्रोम, ये सब तो कल बता दिए थे। आज जो पढ़ना था मैनेजमेंट पढ़ना था, है ना? यस। किसी रोग का प्रबंधन उस रोग के कारण पर निर्भर करता है, इसी प्रकार प्री एक्लेम्सिया का वास्तविक कारण अभी तक अज्ञात है एवं इसके रिस्क फैक्टर अनेक हैं। इसके लिए प्री एक्लेम्सिया का प्रबंधन भी रोगी की स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। अब ये होता क्यों है, इसका वास्तविक कारण क्या है, ये अभी तक क्या है? अज्ञात है ना? पता नहीं है कि ये होता क्यों है, ठीक है। लेकिन इसके रिस्क फैक्टर अनेक हैं, इसलिए प्री एक्लेम्सिया का प्रबंधन भी रोगी की स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। प्री एक्लेम्सिया के प्रबंध के मुख्य उद्देश्य जो है, रोगी की परिवर्तित कार्यायकी को सामान्य करना, रोगी की परिवर्तित कार्यायकी को सामान्य रखना। परिवर्तित कार्यायकी का मतलब क्या है? जो बॉडी में उसको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अल्टर्ड फिजियोलॉजी लिखा हुआ है ना, जो भी बॉडी में उसका जो परिवर्तन होता है उसको हमको कहाँ रखना है? सामान्य करना है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, सूजन होती है, पढ़ी हो ना? तो इन सब को सामान्य नहीं करना होगा, करना पड़ेगा सर। नहीं सामान्य करेंगे तो फिर पेशेंट का कंडीशन क्या होगा? और ख़राब हो जाएगा ना, और बिगड़ जाएगा। और इसमें महिला प्रेग्नेंट होती हैं, है ना? दूसरा है इक्लेम्सिया एवं अन्य जटिलताओं की रोकथाम करना। तो प्री एक्लेम्सिया के कंडीशन से 2 कंडीशन ऊपर बढ़ जाती है इक्लेम्सिया में, है ना? क्या हो जाता है इक्लेम्सिया में? 2 कंडीशन बढ़ के और कंडीशन बढ़ जाता है। हाँ, क्या क्या हो जाता है? अब बोलेगा ही नहीं कोई। कंपन और दौरे पड़ने लगते हैं सर, 2 कंडीशन और बढ़ जाती हैं। सीजर्स आने लगते हैं,
है ना। दूसरा, पेशेंट जो है कोमा की अवस्था में जा सकता है, चला भी जाता है, जा भी सकता है। तो इसके अलावा दो कंडीशन जो है वो बढ़ जाता है इक्लेम्सिया में। कोमा और क्या बोले हैं सर एक? दौरा पड़ना, अच्छा वही ना बोले हैं दौरा। दौरा पड़ने लगता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट। तो दो कंडीशन जो है प्री एक्लेम्सिया से ऊपर दो हो जाती है। तो एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या है? ब्लड प्रेशर हाई रहता है हाँ प्रोटीन, हाँ सर है ना। यूरिन में प्रोटीन यूरिन जी में सर प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन और सूजन, इडिमा हो जाना। है ना, सूजन। तो ये तीन कंडीशन है प्री एक्लेम्सिया की। इसमें दो कंडीशन और एड ऑन हो जाना। बस दो कंडीशन कौन सा? दौरे पड़ना और पेशेंट का कोमा में चले कोमा जाना। होना। तो कोमा में ये जाना। कंडीशन कौन सी हो जाएगी? एक्लेम्सिया की, है ना। बाद बाकी जो ऊपर और पड़ी हो, सिर दर्द वगैरह होता है ये सब, तो ब्लड प्रेशर, बस एडेनल हेमरेज वगैरह जो होता है, आंख से धुंधला दिखाई देना, तो वो सब ब्लड प्रेशर हाई की वजह से होता हाइपर टेंशन की है वजह ना। से बस। प्रीएक्लेम्सिया के प्रबंध को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है प्रोवाइड एडेक्वेट बेड रेस्ट, प्रॉपर उसको बेड रेस्ट देना, बेड पर्याप्त मात्रा रेस्ट में आराम प्रदान करना। प्रीएक्लेम्सिया के रोगी को पर्याप्त बेड रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। जब हाइट पेशेंट करना बेड चाहिए। रेस्ट कर रहा हो तो उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने हेतु कहना चाहिए, बाएं साइड करवट लेकर के सोने के लिए कहना चाहिए, हाँ, है ना। क्योंकि इससे पश्च महाशिरा पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है एवं हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त प्राप्त होता है, रक्त जिससे शरीर के सभी अंगों को ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होती है। क्यों कहना चाहिए लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोने के लिए? पता चल गया। पश्च एरोटा जो होता है, पीछे का एरोटा जो कहते हैं, पोस्टेरियर एरोटा पर लगने वाला दाब जो है, प्रेशर, वो कम हो जाता है। कम। हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की प्राप्ति होती है। जो कहते हैं ना, हार्ट जो है हल्का सा लेफ्ट साइड पे है, कहते हैं ना, सेंटर में नहीं, ये पूरा लेफ्ट साइड पे है। इसके लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने के लिए कहते हैं, जिससे शरीर के सभी अंगों को सप्लाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में होती है ब्लड ना। में रोगी को पर्याप्त मात्रा में बेड रेस्ट प्रोवाइड करने से किडनी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है, जिससे यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ता है ना। यूट्रस को ब्लड सप्लाई बढ़ने से प्लेसेंटल परफ्यूजन भी इंक्रीज होता है एवं फीटस को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ प्राप्त होता है एवं शिशु की वृद्धि सही होती है, और इससे ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। देखो लेफ्ट साइड एक ठो खाली है कि पर्याप्त मात्रा में बेड रेस्ट देना है, दूसरा है कि बेड रेस्ट में भी पेशेंट को लेफ्ट पोजीशन पे सुलाए, लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोने के लिए कहेंगे। तो उसी में देख रहे, अभी देखो सबसे मेन चीज इसमें क्या था? ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप रेस्ट दे रहे हैं पेशेंट को, लेफ्ट साइड सुला रहे हैं, तो ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होगी। हो रही है। तो होगी तो अब देखो किडनी को भी ब्लड सप्लाई मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, ये भी ऑर्गन अपने अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा क्या है? यूट्रस यूट्रस को ब्लड सप्लाई मिलेगा, तो यूट्रस के ऑर्गन जो भी है वो सब प्रॉपर अच्छे से काम करेंगे, प्लेसेंटा वगैरह में सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो बच्चे का सप्लाई चेन अच्छा मेंटेन हो जाएगा, है ना। पर्याप्त मात्रा में बच्चे को भी ब्लड एवं ऑक्सीजन मिलेगा। और ब्लड प्रेशर में जब सप्लाई मेंटेन होता है तो ब्लड प्रेशर में ऑटोमेटिक से कमी आ जाती है। जिस प्रकार से सप्लाई मेंटेन नहीं होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, उसी प्रकार मेंटेन जब होता है तो प्रेशर में कमी आ जाती है। अच्छा समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। चलिए आगे है। पहला था क्या सब? पर्याप्त मात्रा में बेड रेस्ट देना। दूसरा है हाई प्रोटीन डाइट देना। प्रोटीन डाइट। प्रोटीन यूरिया के कारण रोगी के शरीर से प्रोटीन की हानि होती है, क्योंकि मूत्र में प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाता है? निकलने लगता निकाल जाता है है सब। ना। तो जब प्रोटीन की मात्रा निकलेगी तो प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ेगा ना। हाँ, तो प्रोटीन की हानि होती है, और इसी के पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड की जानी चाहिए। जिस भी खाने में ज़्यादा मात्रा में क्या रहे? प्रोटीन
प्रोटीन रहे, वो खाना हम उसको देंगे, जरूरत से ज़्यादा देंगे, ज्यादा है ना। अब पढ़ो, यह मात्रा प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम अवश्य होनी चाहिए। तीसरा है प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन में औसतन 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा अवश्य होनी अवश्य चाहिए। होनी चाहिए। फ्रूट्स अधिक मात्रा में नहीं दिए जाने चाहिए, फल वगैरह अधिक मात्रा में नहीं दिए जाने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इक्लेम्सिया। अब इसके लिए रोगी का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए एवं किसी प्रकार की असामान्यता होने पर तुरंत उचित उपचार करना चाहिए एवं चिकित्सकों को सूचित करना चाहिए। किस चीज़ से हम बचा रहे हैं, किसी भी प्रकार की जटिलता से और इक्लेम्सिया वाले कंडीशन में पेशेंट ना चला जाए इस चीज़ से। अब इसमें चला जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, यस सर, इक्लेम्सिया में दौरे पड़ने लगेंगे, दूसरा है कि कोमा में चला जाएगा, कोमा में जाने लगेगा। ज़्यादा जी सर। दिक्कत होगी, है ना। तो इस चीज़ से हमको क्या करना है, पेशेंट को बचाना है। तो वही लिखा हुआ है कि इसके लिए रोगी को नियमित रूप से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की असामान्यता अगर पेशेंट में आपको दिखाई देती है तो तुरंत से उसका आपको उपचार पता है तो कीजिए, अगर नहीं पता है तो चिकित्सक को, डॉक्टर को सूचित करिए, सूचित करना चाहिए। है ना। जैसे कि पेशेंट का पहले से डायग्नोसिस हो रखा है, डॉक्टर ने दवाई लिख रखी है, तो आपको पता है कि जो इस वाले कंडीशन पे जाके हमको ये दवाइयाँ इसको देनी है अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ें पता होती हैं तो आप कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने नहीं लिख रखा है, आपको पता नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप, डॉक्टर को बताएंगे। अपनी मर्जी से दवाई वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना, उससे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ सकती हैं, पेशेंट की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर क्या करते हैं, दवा लिख देते हैं कि फलाना चीज़ लगा दो, तो आप जा करके उसको पेशेंट को लगा दीजिए। सीवियर प्री एक्लेम्सिया के मरीज में कन्वल्सन की अधिक संभावना रहती है। कन्वल्सन किसको कहते हैं, दौरे पड़ना, है ना। यस सर, जी सर। और अधिक संभावना रहती है, इसके लिए एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। फेनिटोनिन सोडियम है, फेनेग्राइन है, क्लोरप्रोमेजिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4, या ड्रग ऑफ चॉइस में आती है। तो अब इसमें से अब देखिए 4-5 दवाई का नाम लिख दिया, 4 दवाई का नाम लिख दिया, आती तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, है ना। 4 दवाई का नाम लिखा हो तो आप ये भी मत सोचिएगा कि यही 4 दवाइयाँ ही हैं जो इसको कंट्रोल कर सकती है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स यही 4 है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ आती। अब डॉक्टर्स जो लिख करके दें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन की रोकथाम के लिए MgSO4 जो कि यहाँ पे था, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कि लोडिंग डोज जो है 5 ग्राम IV ओवर 20 मिनट्स एवं मेंटेनेंस डोज जो है 2 ग्राम पर आवर्स दी जाती है। इसे एडमिनिस्टर करते समय श्वसन दर, यूरिन आउटपुट एवं पेटेलर रिफ्लेक्स की जांच करती रहनी चाहिए। यदि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के समय श्वसन दर 12 से कम है, पेटेलर रिफ्लेक्स अनुपस्थित है एवं यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम पाते हैं तो ड्रग एडमिनिस्टर को तुरंत से क्या करना है, रोक देना है सर, रोक देना है। अब पेटेलर स्पेशल पॉइंट्स में क्या दिया है, पेटेलर रिफ्लेक्स, है ना। पेटेलर रिफ्लेक्स की जांच के लिए रोगी को टेबल पर इस प्रकार से बैठाया जाता है कि घुटना टेबल के किनारों तक आए एवं पैर लटकता रहता है। अब परकाशन हैमर की सहायता से पैटेला अस्थि के ठीक नीचे स्थित टेंडन्स पर चोट किया जाता है। सामान्य स्थिति में पैर का एक्सटेंशन होता है, परंतु मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के होने पर यह रिफ्लेक्स अनुपस्थित या फिर कम प्रभावी होता है। उसको जो चोट कीजिएगा आप, वो उसको क्या होगा, पता नहीं चलेगा, समझे। 10 ml पर 100 ml 10 मिलीग्राम जो है पर 100 ml में देते हैं तो लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ये हो सकता है। मात्रा मैग्नीशियम सल्फेट की विषाक्तता का स्तर है 5 से 8 मिलीग्राम जो है 100 ml में देते हैं, तो यह सामान्य उपचारात्मक स्तर है, इस लेवल को आप दे सकते हैं। 10 मिलीग्राम करते हैं 100 ml में तो उसमें रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, 15 मिलीग्राम करते हैं तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, और 25 मिलीग्राम करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।
हार्ट चॉक कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट। समझे? मिनिमम मात्रा कितनी सर है? इसकी मात्रा सर बॉडी में बढ़ जाता है कि इसको अलग से इंजेक्ट किया जाता है? किस चीज को? मैग्नीशियम 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 सल्फेट सल्फेट का। दवाई है, एंटी करवंजन ड्रग्स है। अच्छा समझे? मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दवाई है। इसकी मात्रा अधिक हो जाएगा अब तो देखिए मतलब ये इसमें सब। आपका सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये भी एक दवाई है, फेनिटोइन सोडियम, फेनेग्रेन भी है, क्लोरप्रोमैजिन भी है और क्लोरोप्रोमाथेन मैग्नीशियम सल्फेट भी है। तो सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, यह ड्रग ऑफ चॉइस में आता है। यस जैसे एंटीबायोटिक्स बहुत सारे मिलते हैं ना, सर। अब उसमें देखते हैं पेंसिलिन वगैरह जो आता है वो ड्रग ऑफ चॉइस में आता है ना। पेंसिलिन वगैरह जो है जल्दी पेशेंट को नहीं देते हैं, दिया जाता है? नहीं सर। हाँ, जनरली नहीं देते हैं उसको, अगर देते भी हैं तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करके देते हैं बॉडी पे, है ना। तो किया ड्रग ऑफ जाता चॉइस है जो भी होता है वो, अब इसमें ये है मैग्नीशियम सल्फेट है, लोडिंग डोज जो है 5 ग्राम आईवी ओवर 20 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात लिख रखा है, 5 से 8 मिलीग्राम जो है 100 ml में मिला करके आप दे सकते हैं। 100 ml किस चीज़ में? नॉर्मल सलाइन में, है ना। 100 ml नॉर्मल नॉर्मल सलाइन में मिला में करके डाइल्यूट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे 5 से 8 मिलीग्राम है, 5 से 8 mg, वो नॉर्मली एनएस का ही 5 ml में बना के दे देंगे, 10 ml में बना के दे देंगे, कहेंगे 5 ग्राम तो है, लाओ 5 ml में दे देते हैं, 8 ग्राम तो है, लाओ 10 ml में दे देते हैं, है ना। तो उससे क्या होती है, बॉडी में सेंसिटिविटी बढ़ने की चांसेस आपको ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है नॉर्मल नॉर्मल सलाइन में सलाइन दिया में मिला जाता करके है। देना चाहिए। डोज भी जो है 10 mg करते हैं, तो वही है कि अभी जो ये पढ़े हैं पैटेलर रिफ्लेक्स, घुटने पे जब चोट करते हैं, है ना, पैटेला वाली अस्थि के ठीक नीचे, तो वहाँ पे आपको चोट महसूस नहीं होता है, पता नहीं चलता है। रिफ्लेक्सेस जो हैं आते हैं, जैसे कि आपके घुटने में चोट लगेगा ना टेंडन्स पे, तो आपके पैर जो है ऊपर की ओर उठना चाहिए, और रिफ्लेक्स जब नहीं आएगा तो ऊपर की ओर नहीं उठेगा, नहीं उठ पाएगी। है ना। तो वही रिफ्लेक्सेस गायब हो जाते हैं। और तीसरा पढ़िए कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। चौथा क्या है, 25 mg पर 100 ml देते हैं तो कार्डियक अरेस्ट भी होने की संभावना है। रहती है। मैग्नीशियम सल्फेट की विषाक्तता की अवस्था में मरीज को फिजिशियन के निर्देशानुसार कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम आईवी स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है। इससे मैग्नीशियम सल्फेट का विषैला प्रभाव समाप्त हो जाता है। टॉक्सिसिटी वगैरह होती है तो क्या देते हैं, बहुत सारे दवाइयों में चलता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। बहुतों दवाई का एंटीडोट है। MgSO4 जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी अनुपस्थिति में डाइजापैम आप दे सकते हैं 10 mg आईवी एडमिनिस्टर की जा सकती है, परंतु इससे माँ एवं शिशु दोनों में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की संभावना अधिक होती है। अतः वेंटिलेशन संबंधित सभी उपकरण पहले से ही तैयार रखने चाहिए। अब माँ का ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे का भी कम होगा ना। ब्लड ऑक्सीजन वॉल्यूम कम होगा बॉडी के अंदर तो बच्चे में भी कम हो जाएगा, क्योंकि माँ से ही बच्चे में जाता है ना, माँ जो सांस ले रही है उसी से बच्चे में जा रहा है। जी सर। तो वही टीडल वॉल्यूम जो पढ़े थे रेस्पिरेशन का टीडल वॉल्यूम वही होता है। जब माँ में कम होगा तो बच्चे में भी कम होगा। तो प्रॉपर मात्रा में माँ को ऑक्सीजन, अब देखिए डाइजेपम वगैरह देते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे शिशु एवं माँ एवं शिशु दोनों में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की संभावना अधिक है, सांस की कमी आ सकती है। तो जिसके लिए वेंटिलेशन संबंधी क्या करना है, आपको सारे उपकरण तैयार रखने हैं। तो इसमें क्या क्या आप तैयार रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क वगैरह सारे प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, है ना। जैसे ही देखें कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो आप उसको ऑक्सीजन क्या करेंगे, लगा देंगे। लगा देंगे। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव किसके लिए, तो क्या रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, तभी तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे ना।
यस सर। प्री एक्लेम्सिया के केस में ब्लड प्रेशर गर्भावस्था प्रेरित होता है। ब्लड प्रेशर जो है वो गर्भावस्था की वजह से बढ़ा हुआ रहता है। बढ़ते रहते। इसी कारण से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का प्रभाव सीमित हो जाता है, परंतु गंभीर प्री एक्लेम्सिया की अवस्था में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का प्रभाव सीमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, तो वो आप नॉर्मली उसको बता सकते हैं कि कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करते हैं। तो बता देंगे कि जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाली चीज़ें हैं उन सब से आप दूर रहिए, ज़्यादातर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, नमक की मात्रा कम लेनी है, पानी की मात्रा कम लेनी है, ये सब बताते हैं ना। शरीर पे सूजन वगैरह अगर दिखाई दे रही है तो कहते हैं वाटर रेटेंशन एडिमा हो जाता है, पानी के वजह से पानी सूजन का बढ़ जाती है ना। तो वो बता देते हैं। अगर सीवियर वाले कंडीशन पे है तो सीवियर वाले कंडीशन पे क्या करना है, लिखा हुआ है ना, परंतु गंभीर प्री एक्लेम्सिया की अवस्था में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अत्यंत आवश्यक है। प्री एक्लेम्सिया में Yes, हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने के लिए निम्न ड्रग्स हैं जो कि उपलब्ध हैं। ड्रग ऑफ चॉइस में इसमें यहाँ भी है। हाइड्रालाजाइन है 10 से 25 mg IV BD दे देते हैं। मेथाइलोडोपा है 200 से 500 mg ये भी IV देते हैं। लेवेटालोल है, निफेडिपाइन है 10 से 20 mg IV लगाते हैं। इन सभी ड्रग्स का नॉर्मल सलाइन के साथ इन्फ्यूजन किया जाना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ नाइट्रोग्लाइसरीन 5 mg प्रति मिनट IV एवं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का भी उपयोग किया जा सकता है। ये सारे चीज़ जो है इसी में आते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में ही आते हैं। ये हो गया ना, 1 2 3 4 ठो इधर दिया है और 2 ठो नीचे दिया है, और ये नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके बताता है लगाने के लिए, है ना। ड्यूरेटिक्स जो है प्री एक्लेम्सिया में, ड्यूरेटिक्स किसको कहते हैं? मूत्र के जो मूत्र को बढ़ा देता है सर, बढ़ा देता है। ज्यादा मात्रा में मूत्र त्याग को बढ़ा देता है। मूत्र त्याग को बढ़ा देता है। शरीर से पानी का उत्सर्जन क्या करता है? ज्यादा कर देता तेज है। कर देता है ना। प्री एक्लेम्सिया जो है उसमें ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी के परिणाम स्वरूप न्यून मूत्रता यानी कि ओलिगोयूरिया कहते हैं हो जाता है, जिसके कारण वो यूरिन शरीर में अधिक मात्रा में जल एकत्रित होते चला जाता है, और शरीर में अधिक मात्रा में जल एकत्रित हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन एडिमा, वाटर रिटेंशन एडिमा हो जाएगा, शरीर में स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाता है। इसके कारण रक्तदाब में भी वृद्धि हो जाती है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इसके उपचार के लिए ड्यूरेटिक्स प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है जिनके कारण यूरिन आउटपुट में वृद्धि होती है एवं शरीर से अनावश्यक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। परंतु प्री एक्लेम्सिया में इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, सावधानी पूर्वक किया जाता है। क्यों सावधानी पूर्वक किया जाता है? कहाँ था, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ याद है ना, विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण शिशु को होने वाली ब्लड सप्लाई में भी कमी आती है एवं शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी प्रभावित होता है। अतः इनका प्रयोग जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जो कि निम्न है, जैसे कि कार्डियक फेलियर वगैरह है, पल्मोनरी एडिमा है, अधिक सूजन हो गई है तो, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ करते हैं। ड्यूरेटिक्स के रूप में मुख्यतः फ्रोसामाइड जो है लेसिक्स वगैरह 40 mg ओरली प्रोवाइड की जाती है। तो वो देख करके समझ करके दिया जाता है, वो आपका काम नहीं है, आपको बस लगाने का काम है। देने का काम किसका है? डॉक्टर का। वो निर्धारित करेंगे पेशेंट की कंडीशन देख करके कि इसकी बॉडी पे कितना mg देना है, क्या देना है, नहीं देना, वो निर्धारित करके आपको प्रिकॉशन पे लिख करके दे देंगे। आप बस उस चार्ट को देख करके लगाइए। अब इसके लिए क्यों आपको ये पढ़ना है कि जब हमको लिखना ही नहीं है, देना ही नहीं है, तो हम क्यों इसको पढ़े? तो पढ़ना इसके लिए होता है कि आप ज़्यादा कम ना कर दे डोज को, समझे। डॉक्टर ने लिख के दिया है, अब हो सकता है आपके मन में कुछ ख्याल आ जाए कि इसका कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तुम थोड़ा सा डोज बढ़ा देते हैं, है ना। तो ज़्यादा कम ना कर दे, इसके लिए पढ़ना जो है वो ज़रूरी होता है।
खास करके प्रेगनेंसी वाले कंडीशन पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी वाले पे क्या है, माँ एवं बच्चा दोनों का सवाल दोनों है ना। हाँ, तो उसमें ड्रग्स के जो रिएक्शन है वो बच्चे में ज़्यादातर हो जाता है। बड़े की बॉडी तो चलो झेल जाती है, बच्चे में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। पढ़ के ही आए हो पीछे में पूरा। प्रेगनेंसी के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ड्रग्स जो है उसका सिलेक्शन अलग से होता है। प्रोग्रेस चार्ट को मेंटेन करना। प्रोग्रेस चार्ट कैसे मेंटेन करेंगे, तो प्री एक्लेम्सिया के रोगी को दिए जा रहे उपचार के प्रभाव को नोट करने के लिए प्रोग्रेस चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। इसमें निम्न 6 परीक्षण एवं आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं। बीपी प्रत्येक 6 घंटे पे, इडीमा जो है मुख्यतः एक्सट्रेमाइटिस एवं फेस पर जो होता है उसको देख करके नोट डाउन करते हैं। डेली वजन की रिकॉर्डिंग किया जाता है। इनटेक एवं आउटपुट चार्ट, आईओ चार्ट को मेंटेन करना। यूरिन एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीनयूरिया डेली, यूरिन का लगातार टेस्ट डेली के हिसाब से टेस्ट करना कि प्रोटीन की मात्रा कितनी बाहर आ रही है। उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, एफएचएस जो है फेटल हार्ट साउंड, टीपीआर जो है जो उनके वाइटल्स हैं वो, पल्मोनरी एडिमा, रेटिनल हेमरेज, कन्वल्सन की उपस्थिति, दौरे वगैरह आ रहे हैं कि नहीं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल देखते हैं, फेटल कंडीशंस वगैरह देखते हैं। तो इसमें से जो है सारे चीज़ को क्या करना है, नोट करना है, नोट करना है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, खराब हो रही है, सुधर रही है। इसी से पता चलता है ना। जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। इन तथ्यों की जांच करते हुए नर्स को रोगी की स्थिति में सुधार का आकलन कर सकते हैं ना, एवुलेशन आप कर सकते हैं। किस बेस पे, आप सारा जो रिकॉर्ड है वो रखिएगा, तब आपको क्या मिल जाएगा कि उसकी कंडीशन ठीक हो रही है कि खराब हो रही है। उस चीज़ को हम देख करके समझ जाएंगे ना। जी। उसके बाद है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, प्रसूति प्रबंध। प्री एक्लेम्सिया प्रबंध का अंतिम चरण टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। हालांकि जब तक संभव होता है गर्भावस्था को जारी रखने का प्रयास किया जाता है। प्री एक्लेम्सिया में रोगी को निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं जिनसे प्रबंध निम्न प्रकार है, जिनमें प्रबंध निम्न प्रकार है। सबसे पहला स्थिति क्या है, रोगी को प्री एक्लेम्सिया के लक्षण समाप्त हो चुके हैं। ऐसे रोगियों में सर्वप्रथम गर्भावधि की जांच की जाती है। गर्भावधि 37 सप्ताह से कम है तो क्या करना है, ये पहला का है। अगर पेशेंट में रोगी जिसमें प्री एक्लेम्सिया के लक्षण जो है वो समाप्त हो चुके हैं, है ना, उसका लक्षण क्या हो गया, ठीक हो गया, समाप्त हो गया, तो वैसे पेशेंट में जो करना है, क्या लिखा हुआ है कि जिनमें समाप्त हो चुके हैं उन रोगियों में सर्वप्रथम गर्भावधि की जांच करनी है। अब जांच क्या करना है कि यदि 37 सप्ताह से कम है तो उसको 37 सप्ताह पूर्ण होने तक रोगी की पर्याप्त देखभाल करनी है ना। गर्भावस्था 37 सप्ताह या इससे अधिक अवधि की है तो ईडीडी तक प्रसव के लिए इंतजार किया जाता है। ईडीडी जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, है ना, तो वहां तक प्रसव के लिए इंतजार किया जाता है। एवं ईडीडी पर शिशु का जन्म नहीं होने पर इंडक्शन ऑफ लेबर, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वहां पे जाकर के बच्चे का जन्म नहीं होता है तो प्रेरित करके प्रसव को करा दिया जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर सिजेरियन सेक्शन द्वारा भी बच्चे की डिलीवरी करा दी जाती है ना। समझ में आ गया। 37 सप्ताह से कम है तो क्या करेंगे, उसका 37 सप्ताह पूर्ण होने तक रोगी की पर्याप्त देखभाल करेंगे। जो भी उपचार वगैरह चाहिए, जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं उसको नज़दीकी से ऑब्जर्व करेंगे। जो उपचार चाहिए पर्याप्त मात्रा में उपचार देंगे और उसको कहाँ तक लेके आना है, 37 सप्ताह तक लेके आना है ना। 37 सप्ताह तक लेकर के आते हैं तो उसके बाद ईडीडी जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, उसका वेट करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होती है तो इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन किया जा सकता है 37 सप्ताह के बाद, है ना। या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट तक ले करके उसको जाया जाता है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पे भी अगर जा करके डिलीवरी नहीं होती है, लेबर पेन वगैरह नहीं आता है तो क्या करेंगे, उस टाइम पे भी आप इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। हो गया। रोगी जिनमें प्री एक्लेम्सिया नियंत्रण में है परंतु उपस्थित है,
इस स्थिति में गर्भावस्था की अवधि के आधार पे प्रबंधन किया जाता है। पहले वाले में क्या था, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण समाप्त हो चुके थे, है ना। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, कोई नहीं बोल 37 रहा है। सप्ताह से दूसरे वाले में क्या है, पहले वाले में है प्री एक्लेम्सिया के लक्षण समाप्त हो चुके हैं। दूसरे वाले में है जिनमें रोगी जिनमें 37 प्री सप्ताह से एक्लेम्सिया कम है नियंत्रित सर। में है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन उपस्थित है, बॉडी में से समाप्त नहीं हुआ है उसका लक्षण। क्या है, बॉडी के अंदर उपस्थित है। दूसरा ये है, ऊपर वाले में जो था उसमें क्या था, एक्लेम्सिया के समाप्त हो लक्षण जो थे वो समाप्त हो चुके थे, बॉडी में उपस्थित नहीं थे, है ना। इस अवस्था में क्या है, कंट्रोल में है, उपस्थित है सर। कंट्रोल में है लेकिन बॉडी में उपस्थित है। तो इस स्थिति में गर्भावस्था की अवधि के आधार पर प्रबंध किया जाता है। यदि इसमें भी सेम एज कंडीशन 37 सप्ताह से अधिक होती है, गर्भावधि 37 सप्ताह से अधिक होती है, तब अविलंब रूप से शिशु की डिलीवरी कराई जाती है ना। एक ये हो गया। दूसरा है, गर्भावस्था 37 सप्ताह से कम होती है, तब उचित देखभाल एवं उपचार करते हुए इसे 37 सप्ताह तक लाया जाता है। इसके पश्चात टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाता है। टर्मिनेशन के लिए स्थिति के अनुसार इंडक्शन ऑफ लेबर एवं सिजेरियन सेक्शन में से कुछ भी एक चुन करके क्या कर देते हैं, कर देते हैं, उपचार किया जाता है सर इसमें। है ना। प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना, लिखा हुआ है ना। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये देखिए अभी यहाँ पे है कि आप ये मत सोचिएगा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो वो खाली अबॉर्शन ही होता है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि गर्भावस्था 37 सप्ताह से कम होती है, तब उचित देखभाल एवं उपचार करते हुए इसे 37 सप्ताह तक लेके आया जाता है। प्री मैच्योर बेबी से मैच्योर करने तक लेके आते हैं, और ले करके आकर के उसके बाद इंतजार नहीं करते हैं कि ईडीडी क्या है उसका, कब उसको लेबर पेन आएगा, कब क्या होगा। उसके पश्चात जब 37 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात क्या कर देते हैं, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को ख़त्म करना। ख़त्म करना किस हिसाब से, तो या तो लेबर को उत्पन्न करके बच्चे को डिलीवर करा के, या फिर डिलीवर नहीं हो रहा है, इंडक्शन ऑफ लेबर फेल हो रहा है तो सीएस कर देते हैं, सिजेरियन करके बच्चे को निकाल देते हैं। निकाल दिया जाता है इसमें। इसमें डाउट में नहीं ना है कोई कि बच्चे को मार दिया जाता है। नहीं सर, ऐसा होता है। नहीं सर। तीसरी स्थिति, पहले वाले में खत्म हो चुका था, दूसरे वाले में नियंत्रण में था, और तीसरे वाले में गंभीरता यदि लगातार बढ़ती प्रीएक्लेम्सिया की जाती है। गंभीरता लगातार बढ़ते जाती है, सीवियरिटी जो है क्या हो रही है, बढ़ते जाती है बढ़ते सर। जा रही है, तो इस प्रकार की स्थिति में रोगी को मानसिक तौर पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, मानसिक तौर पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं, समझा करके कि आपके बॉडी पे जो, आपके गर्भ में जो बच्चा है उसको निकालना पड़ेगा। मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनके ऊपर स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा होगा, कितने दिन से हम इसको, इतना मेहनत से हम इसको रखे थे, अभी क्या हो गया। इसके लिए मानसिक रूप से उसको तैयार किया जाता है। यदि गर्भावस्था की अवधि 34 सप्ताह से कम होती है, तब शिशु के लंग्स का मैच्योरेशन को तीव्र करने के लिए स्टेरॉयड थेरेपी वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, ताकि लंग्स जो है वो अच्छे से मैच्योर हो सके, जल्दी से मैच्योर हो सके। तभी तो बच्चा को आप डिलीवर कराइएगा तो सांस कैसे लेगा, गर्भ में है तो वो तो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है, डिलीवर करा देंगे तो प्लेसेंटा तो नहीं रहेगा, नहीं सर। तो उसके लंग्स वगैरह को मैच्योर होना पड़ेगा ना सांस के लिए। इसमें गर्भावस्था का समापन जो है वो कर दिया जाता है, लंग्स स्टेरॉयड थेरेपी वगैरह देते हैं, जो सुने होंगे 6 महीना 7 महीना में बच्चा हो जाता है, वो वाला। प्री एक्लेम्सिया के प्रस्तुति प्रबंधन को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पे पढ़ो, कल वाले में जैसे पढ़ के आई हो। प्री एक्लेम्सिया, एक पहला तो है जनरल मैनेजमेंट, दूसरा है प्रसूति प्रबंधन यानी कि लेबर मैनेजमेंट, है ना। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन दे रखा है। प्री एक्लेम्सिया कंट्रोल में है, दूसरे में प्री एक्लेम्सिया स्टेबल है, कंट्रोल में है, इसके लक्षण कंट्रोल में है लेकिन बॉडी में प्री एक्लेम्सिया मौजूद है ना।
तीसरे में क्या है कि ये बढ़ते जा रहा है। तो तीसरे वाले में तो सिंपल पढ़े हैं कि गर्भावस्था का समापन कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट किया जाता है। 34 सप्ताह से कम की प्रेगनेंसी रहती है तो स्टेरॉइड थेरेपी वगैरह दे करके बच्चे के लंग्स को मैच्योर किया जाता है ताकि वो सांस लेने लायक हो जाए, उसका कैपेसिटी लंग्स का सांस लेने लायक हो जाए। तो क्या करेगा? वो सांस अच्छे से बाहर आकर के ले सकता है। अब फर्स्ट एंड सेकंड वाले में भी पढ़ के आए हैं, गर्भावधि 2 प्रकार से होगी, 37 सप्ताह से कम होगी और 37 सप्ताह से अधिक होगी। अधिक होगी सर। दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, इसमें भी 37 सप्ताह से कम, क्या 37 सप्ताह से मम्मी? अधिक होगी। तो 37 सप्ताह से जिसमें अधिक होगी उसका समापन कर देंगे। क्या कर देंगे? समापन टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि डिलीवर करा देंगे बच्चे को। अब Yes, फर्स्ट sir. वाले में क्या था कि ईडीडी तक क्या करते हैं? एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट तक वेट करते हैं। इंतजार कर। यस सर। अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक इंतजार एक्सपेक्टेड करते डेट हैं। ऑफ डिलीवरी जो है उस डेट तक जाने के बाद भी बच्चा अगर अगर नहीं लेबर लेबर पेन नहीं आता है, कुछ ऐसे लेबर प्रोग्रेस में नहीं आता है ना, तो उस टाइम में भी क्या करना है? इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन सेक्शन कर देंगे। कर देंगे। और अगर 37 सप्ताह से कम में रहता है तो दोनों कंडीशन में वही है कि गर्भावस्था को जारी रहने दिया जाता है प्लस उचित देखभाल एवं उपचार किया जाता है और उसको 37 सप्ताह से ऊपर ला करके क्या करते हैं? समापन करते हैं गर्भ टर्मिनेट का। कर ये दोनों में सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या है? सेम ही है सर। सेम है। उचित देखभाल एवं उपचार द्वारा इसे 37 सप्ताह तक लाया जाता है। मिनिमम 34 वीक्स, कम से कम तो 34 सप्ताह होना चाहिए। 34 सप्ताह से कम है तो वही स्टेरॉइड थेरेपी दे करके लंग्स वगैरह को मैच्योर करने के लिए किया जाता है। तो समापन करना है उसका भी इसी प्रकार से। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। अभी YouTube पे वीडियो इसके लिए अवेलेबल करा दिए है ना कि पढ़ करके भूल जाइएगा, बीमारी वगैरह चालू हो सर गई वो सही है, कभी भी कहीं भी चालू कर लेंगे तो याद रहता है ना। बीमारी सबसे मेन चीज़ है। बीमारी नॉर्मली तो सबको याद हो जाता है, लेबर तेवर तो कोई भी 2 बार पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। सबसे मेन है बीमारी की बीमारी में क्या करना है। चैनल को कितना लोग सब्सक्राइब की हो? क्या है कि जो वॉच टाइम आता है, देखने वाले जो नॉन सब्सक्राइब यूजर हैं वो ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब वाला सब कम देखता है। अभी तो 228 ही सब्सक्राइब हुआ है सर अभी यूट्यूब पे। 228 से हुआ है। अभी तो लोग, हाँ सर। क्या करेंगे, कोई करता ही नहीं है सब्सक्राइब तो। चलिए प्रसव के दौरान मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, क्या क्या करना है प्रसव के दौरान। प्री एक्लेम्सिया के रोगी के लिए प्रसव के दौरान उचित देखभाल एवं उपचार की आवश्यकता होती है। रोगी के टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन को रेगुलर नोट करते रहना चाहिए एवं टीपीआर चार्ट को रिकॉर्ड भी करना चाहिए। टीपीआर चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। रोगी का ब्लड प्रेशर जो है प्रति 15 मिनट पे नोट डाउन करते रहना चाहिए। तो 15 मिनट पे नोट डाउन करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। टाइम कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत होगी, बार बार आना जाना। तो उसके लिए क्या कर देते हैं? मॉनिटर लगा देते हैं। तो जिसमें आपका वाइटल साइन भी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन सब दिखाते रहेगा, ब्लड प्रेशर भी दिखाते रहता है। तो उसको हर 15 मिनट पे आकर के आप क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं मॉनिटर में से देख करके। और उसके साथ साथ अगर आपको कभी डाउट होता है तो मैनुअली रूप से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह मैनुअली रूप से भी चेक कर सकते हैं। हम जा रहे हैं ना, अभी हम क्लास नहीं कर पाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? मम्मी लोग जा रही है ना तो जा रहे हैं।
रोगी को डिलीवरी टेबल पर लिटा करके रेस्ट करने देना चाहिए पेन को रिलाइव करने के लिए। एनाल्जेसिक पैथिडाइन है 75 से 100 mg IM रूप से दे देते हैं। उसके बाद सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स लेबर रूम में तैयार रखने चाहिए। रोगी का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता उपस्थित होने पर तुरंत से चिकित्सक को सूचित करना चाहिए एवं उचित रूप से देखभाल भी देखभाल करनी करनी चाहिए। चाहिए। सभी प्रकार की इमरजेंसी ड्रग्स लेबर आरंभ होने से पहले ही मंगवा करके तैयार रखना चाहिए। आपके ओटी में ओटी की ट्रॉली होती है उस पर रखा जाता है। यदि रोगी का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है तो इस स्थिति में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कि पढ़े के आए हैं इसमें दिया है लेवेटोलोल या फिर हाइड्रालेजाइन ETC कुछ भी जो ड्रग्स है वो IV इन्फ्यूजन के साथ एडमिनिस्टर करना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो। कन्वर्जन आने की संभावना होने पर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेनेटोनाइन सोडियम भी दी जा सकती है। नियमित रूप से FHS जो फेटल हार्ट साउंड है उसको नोट करते रहना चाहिए एवं फेटल मॉनिटरिंग भी करती रहनी चाहिए। फेटल हाइपोक्सिया की स्थिति की संभावना रहने पे माँ को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए। बच्चे में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम रहा है तो जाहिर सी बात है मम्मी में कम रहा है तो बच्चे में भी कमेगा। तो आप बच्चे की निगरानी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन माँ का निगरानी आप कर लेंगे। तो मम्मी की निगरानी जो है करते रहिए। माँ का ऑक्सीजन लेवल गिरने नहीं देना है, उसको बनाए हुए रखना है। लेबर चार्ट पर लेबर की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। रोगी एवं शिशु की स्थिति अनुसार डिलीवरी मेथड का चयन करते हैं कि पेशेंट की स्थिति कैसी है, बच्चे की स्थिति कैसी है। नॉर्मल होने लायक है तो नॉर्मल, नहीं तो CS होने लायक है तो CS करवा देते हैं। प्रसव जो है कुशल एवं प्रशिक्षित चिकित्सक एवं मिडवाइफ के द्वारा ही कराया जाना चाहिए। शिशु की डिलीवरी होने के बाद IV एर्गोमेट्राइन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एवं जटिलताएं जो है उत्पन्न हो सकती है। अतः IV के स्थान पे IM एर्गोमेट्राइन 0.2 mg दिया जा सकता है। यह किसके लिए देते हैं एर्गोमेट्राइन? कॉन्ट्रैक्शंस के लिए देते हैं। पढ़ के नहीं आई हो पीछे? हाँ आए हैं सब पढ़ के। चलिए पढ़ के आई हो फिर भी याद नहीं रहता है। शिशु के जन्म के पश्चात यदि रोगी थकी हुई है तो इसे आराम करने देना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट देते हैं। शिशु की उचित देखभाल करनी चाहिए एवं इसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए। साथ ही गर्म कपड़े में लपेट करके बेबी वार्मर के समीप ही रखना चाहिए। तो बच्चे को किस प्रकार से डिलीवरी होने के बाद उसका केयर देना है तो पढ़े हैं, है ना। PPH की रोकथाम, पोस्टपार्टम हेमरेज की रोकथाम के लिए शिशु के जन्म के बाद मॉर्फिन 15 mg आप IM रूप से दिया जाना चाहिए। प्यूरपेरियम के दौरान रोगी को 48 घंटे तक क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए एवं ड्रग्स समय समय पर एडमिनिस्टर करते रहना चाहिए। जो भी दवाइयाँ निर्धारित है वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, देनी चाहिए। रोगी का रक्तचाप सामान्य एवं प्रोटीनूरिया समाप्त होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। रोगी को स्वास्थ्य संबंधी सलाह जो है हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं। तो यदि रोगी का परिवार पूर्ण है तो परिवार नियोजन के स्थायी साधनों के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो टेम्पररी भी आप बता सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। ग्लोमेरुलस का निर्माण करने वाली कैपिलरीज का सिकुड़ना एवं इसका भीतरी स्तर बनने वाली एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी वगैरह अगर होती है तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। इतना ही लिख करके छोड़ दिया है। इसके वजह से ही तो हाइपरटेंशन होता है ना, जो ऊपर देखे थे। ब्लड वेसल्स जो है सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसके वजह से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाद बाकी एक्लेम्सिया है। 2 बज गया। कितने लोग हैं क्लास में? 3 ही लोग हैं। 3 ही लोग हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाद बाकी कल देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो आप लोग लीव कर सकते हैं।